News, views, voices of the global Indian community. India abroad. एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन मैं ये समझता हूँ कि 97 करोड़ लोगों का वोट डालना इस अ मिरेकल, इस अ न्यू फेज ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो क्लेम किया जाता है कि भारत इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑन द प्लानट, भाई उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मैं समझता हूँ 4 फेजेस, चौथी फेज हुई है अभी। 63% उसका टर्न आउट है, इज रिमार्केबल। Matter of fact, I'm seeing the election taking places, and I'm seeing the popularity of Modi ji up there, and the rise of India in 2024 is amazing. It's a story to be told, and you will see it in the future. The people will learn people will learn from Indian democracy. People will learn from the economy of India in the future. You have talked about India's development, right? How do you see? What are the things that has attracted you? मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, भारत का सबसे बड़ा इस वक्त जो एज है, मैं बल्कि अब वो भारत के डायस्पोरा नहीं, मैं भारत के टेक्नोक्रेट्स कहता हूँ। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर इस वक्त भारतीय लॉबी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, भारतीय डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, भारतीय टेक्नोक्रेट्स दे आर द स्ट्रॉन्गर। और उसका सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। भारतीय मिडिल क्लास का तालीम की तरफ तवज्जो देना, भारतीय मिडिल क्लास का मैथ, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस पर तवज्जो देना। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो आखिरी मैं समझता हूँ जो स्टेप है, आखिरी तोहफा जो दिया है वो मोदी साहब ने दिया है, इज नेशनलिज्म। तो इस वक्त जो भी भारतीय जहाँ जहाँ भी दुनिया में है वो भारत से अटैच है, और उनकी सिंपथीज, फीलिंग्स आर विद इंडिया। इवन देन यहाँ तक कि अगर गूगल का CEO, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का CEO, चाहे वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा हो, they have feelings, they have their sympathies, they are loyalty to India. That is magnificent. So जब भी कोई नेशन ग्रो करती है उसमें नेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और मैं ये समझता हूँ दैट क्रेडिट गोज टू द मोदी एंड एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन स्पेशली। एंड दूसरा, पॉपुलेशन जो हमेशा भारत के खिलाफ इस्तेमाल होती थी माजी के अंदर कि इस पॉपुलर वेरी पॉपुलस कंट्री ऑन द प्लानट, वही चीज़ अब उनके काम आ रही है। इतनी ज़्यादा मिडिल क्लास का ग्रो होना, नंबर्स होना यूथ का, और तालीम याफ्ता होना, और उसके बाद विल होना, एपेटाइट होना टू ग्रो। दीज आर द मेन थिंग्स आई हैव सीन इन इंडिया, स्पेशली द राइज इन द रीजन, इन द वर्ल्ड। इट्स अमेजिंग स्टोरी। आज बल्कि आज की ही खबर है, भारत के अंदर ये डिस्कस किया जा रहा है, बल्कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी इस चीज़ को एड्रेस किया है कि आज डाटा रिलीज हुआ है कि इस वक्त भारत की सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो चाइना से आ रही है। और वो आइटम्स क्या हैं, यही बल्कि बात हो रही थी। कोविड के बाद देखा गया है कि कई इंडस्ट्रीज, कई कंपनियां जो हैं वो चाइना से निकल के वियतनाम, भारत, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आज जो मैंने खासकर इसमें नोट की है कि भारत का जो नई इंडस्ट्री, जिस तरह आईफोन है, जिस तरह कंप्यूटर हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, दूसरा, और जिस तरह डिफेंस रिलेटेड हैं, उनके पार्ट्स जो हैं वो चाइना से आ रहे हैं। आज डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी इसको एड्रेस किया, तो दैट इज़ अ थ्रेट। लेकिन मेरे ख्याल में Indian government and right now the regime right now, they are aware of the situation. देखिए, मसला वो मसला नहीं होता जब आप उसके बारे में उसका हल सोचना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में दे विल ओवरकम। लेकिन इस वक्त जो चिप्स, माइक्रो चिप्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, चाइना स्टिल होल्ड द मोनोपोली ऑन इट। लेकिन द इंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग एट इट। मैटर ऑफ फैक्ट, नॉट ओनली इंडिया, other countries are looking at and they're planning to diversify in the future. But that is, मैं समझता हूँ ये भी एक, अगर देखा जाए तो भारत का इस 2024 के अंदर एक कंट्री जिसके साथ आप आई टू आई, यू हैव इश्यूज विद देम बट स्टिल यू ट्रेडिंग इट, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स ब्यूटीफुल। देखिए, मैं जिस तरह भारत को देखता हूं कि एक रीजनल पावर, इमर्जिंग रीजनल पावर, बल्कि उससे भी ज़्यादा जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि भारत शुड बी द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट के बारे में बात हो रही है। G20 में जिस तरह भारत ने अपना रोल अदा किया, ब्रिक्स के अंदर जिस तरह भारत ने अपना रोल अदा किया है, मैं ये समझता हूँ कि अब जब रीजनल पावर हो, जब आप नेशनल लेवल पर एक इतनी तेज़ी से उभरती हुई ताकत हो, तो अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पड़ोस में आग लगी हो तो आपको भी उसकी हीट पहुंचती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर चाइना और भारत और UAE और इजराइल अगर ट्रेड कर सकते हैं तो पाकिस्तान और भारत भी ट्रेड कर सकते हैं, और चाहिए कि किया जाए। और मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इवन देन टुडे
के इलेक्शन के बाद मोदी जी से मैं समझता हूँ मोदी जी इज अ रिमार्केबल लीडर, ही इज अ नेचुरल बॉर्न लीडर। वाहिद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो हालात की खराबी के बावजूद पाकिस्तान गए और उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इतने रिस्क पे लिया। तो यही मोदी जी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोदी जी विल स्टार्ट अ डायलॉग, स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान अगर आसूदा होगा, पीसफुल होगा, दैट इज गुड फॉर इंडिया एज वेल। आई हैव नो डाउट इन माई माइंड, मोदी जी की अकम्पलिशमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है, और ना सिर्फ भारत के लिए, मैं समझता हूँ मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो डाउट, इट्स रिटन एवरीवेयर दैट मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब एक ऐसे एक लीडरशिप जिन्होंने ना सिर्फ भारत को स्ट्रॉन्ग किया, भारत की इकानमी को स्ट्रॉन्ग किया, उनकी एक रीजनल पावर बनी। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल पर अब जिस तरह अगर देखा जा सके, जितने दौरे मोदी साहब ने किए हैं आज तक किसी माजी में किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतने दौरे नहीं किए, और उन दौरों के अंदर खासकर ना सिर्फ उन्होंने भारत के करेंसी प्रमोट की, उनका अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया, अपने डायस्पोरा को प्रमोट किया, जहां गए मोदी जी ने भारतीय स्टूडेंट्स को प्रमोट किया। तो मैं समझता हूं, और भारत के अंदर जो है खासकर डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया मूवमेंट्स, और जिस तरीके से उन्होंने भारत को प्रमोट किया है, नेशनलिज्म, जिस तरह मैं कहता हूं हमेशा, नेशंस कैन नॉट ग्रो विदाउट नेशनलिज्म, तो उसका क्रेडिट सबसे ज्यादा मैं समझता हूं मोदी साहब को जाता है। इस वक्त मोदी साहब ने जिस तरीके से अगर देखा जाए, आई वाज इन इंडिया मंथ अगो, मैंने देखा कि यूपी के अंदर अगर देखा जाए तो 5 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब कंट्री तरक्की करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है, हाईवेज बन रही हैं, पोर्ट्स बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मिडिल क्लास ग्रो करने की एपेटाइट रखती है। तो ये सारा क्रेडिट अगर देखा जाए तो मोदी साहब और उनकी टीम को जाता है, डॉक्टर जयशंकर साहब को जाता है, उनकी स्ट्रॉन्ग टीम। और मैं समझता हूँ ये लीडरशिप की एक ये भी एबिलिटी होती है कि दे नो हाउ टू क्रिएट अ टीम, हाउ टू मैनेज अ टीम। तो मैं ये इसमें इट्स नॉट, वो मोदी साहब इज नॉट ओनली गुड फॉर इंडिया, मोदी साहब इज गुड फॉर द एंटायर रीजन, मोदी साहब इज गुड फॉर द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा पिछले तकरीबन 3-4 साल से एक ट्रेंड चल रहा है, हर बड़े जलसे के अंदर भारत की इधर फॉरेन पॉलिसी को का जिक्र किया जाता है, भारत की इकानमी का जिक्र किया जाता है। तो बल्कि आपने देखा होगा कई दफ़ा कहते हैं कि हमें वी नीड मोदी एज वेल। मकसद यही होता है कि मोदी साहब का नेशनलिस्ट होना, इस तरह का लीडर होना, ग्रास रूट से लेके जो कौम को लीड करे, खासकर मुश्किल वक्त में। इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस, सो वी नीड समबडी लाइक मोदी साहब हु इज नथिंग बट इंडिया। दैट्स काइंड ऑफ हमारे पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह कहा है कि पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए, पाकिस्तान की इकानमी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा लीडर उभर कर सामने नहीं आया मोदी साहब की तरह का, जो सारी कौम को इकट्ठा करके एक झंडे के नीचे कैन टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन इस वक्त ये ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 साल से हर बड़े जलसे के अंदर, चाहे वो हुकूमती लीडर हो चाहे अपोजिशन का लीडर हो, तो वो मोदी साहब की भारत की फॉरेन पॉलिसी, इकानमी की स्टोरियां लोगों के सामने रखता ज़रूर है, लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है, देख रहे हैं भारत को ग्रो करते, लेकिन समहाउ दे आर स्टिल नॉट देयर के अगले फेज में जा सकें। लेकिन एवरीबडी इन पाकिस्तान लव मोदी, लव इंडिया और ग्रोथ, द स्टोरी ऑफ द ग्रोथ स्पेशली, और इस अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन मैटर ऑफ फैक्ट। अभी रिसेंट सिचुएशन है, ये सिर्फ POK कश्मीर का मसला ही नहीं है, पूरी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर है, IMF के पैकेजेस हैं, IMF वहाँ पे आता है, टैक्सेस मजीद ज़ाहिर उन्होंने अपने पैसे वापस लेने हैं, टैक्सेस हैं, पेट्रोल महंगा है, कई चीज़ें, बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह के मसाइल कश्मीर, POK कश्मीर, उसके अंदर भी इसी तरह की चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जुलूस पिछले दिनों में निकले बिजली महंगी होने की वजह से, जिसको आज सुबह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक पैकेज दिया है 66 बिलियन रुपीस का। बल्कि अब ये दूसरा सवाल भी इस वक्त जारी है कि पाकिस्तान के पास ये पैसे कहाँ से आएंगे जो कश्मीर को देंगे, क्योंकि IMF इज़ लुकिंग इनटू इट। अगला 6 से 8 बिलियन का नए पैकेज को डिस्कस किया जा रहा है। पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू द क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, और अफसोस के साथ ये है कि जो उनके ग्रास रूट इशूज़ हैं उन पर तवज्जो आज भी नहीं दी जा रही। एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाए, दहशत गर्दी को कंट्रोल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए। इकानमी सिर्फ ग्रो करती है वहाँ जहाँ लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हों, जहाँ पे हालात साजगार हों, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर आ सकें, लोकल इन्वेस्टर भागे ना वहाँ से। लोकल इस वक्त तो इशूज़, पाकिस्तान इज़ फेसिंग मैनी इशूज़
जिसमें दहशत गर्दी और लॉ एंड ऑर्डर का इशू एक बहुत बड़ा इशू है, और इस पर अभी तक तवज्जो नहीं दी, अफसोस के साथ ये कहूँगा। लेकिन अल्टीमेटली पीपल, जिस तरह आपने देखा होगा कश्मीर में भी लोग जुलूस निकाल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी लोग, अनरेस्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है, ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन है। एंड वी विश that we get some leadership who can take us to the next level away from these all issues.